ऑन कर। तो देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, इसमें हम लोगों ने इतना पॉइंट पढ़ लिया था। अभी हम लोग को एफ पॉइंट पे ध्यान देना है, वेयर द गुड्स अगेंस्ट इनवाइस पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन में आपके पास इनवाइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, तब मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। आईटीसी क्लेम करने के लिए और क्या चीज़ चाहिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने रिसीव कर लिया, सर्विसेज अवेल कर लिया हो, और जो भी सप्लायर हो एक्चुअली पेड द टैक्स, है ना। जो भी सप्लायर ने क्या किया हो, जिससे भी हमने परचेजिंग किया उसने उस टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, फर्निश्ड द रिटर्न, है ना। हम और क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर हमें आईटीसी क्लेम करना है। जिस भी पार्टी से हमने परचेजिंग किया है उसको हमें 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है। अगर 180 दिन के अंदर हम पार्टी को पेमेंट नहीं करते हैं तो जो भी हम आईटीसी क्लेम किए हैं वो रिवर्स कर दी जाएगी, उल्टा यानी हमारी टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दी जाएगी। और फिर ये तब हमें आईटीसी दी अगेन हम क्लेम कर सकते हैं जब हम इसका पेमेंट करेंगे। हालांकि मैंने इसको प्रैक्टिकली बताया कि 180 दिन तो बहुत ज़्यादा बात हो रहा है, 180 दिन तक कोई पेंडिंग नहीं रखता, 30 दिन से 8 दिन प्रैक्टिकल लाइफ में मांग लेते हैं। इस समय आपको बता दूं, पहले तो क्रेडिट पीरियड 45 डेज का होता था, इस समय क्रेडिट पीरियड लोग घटा चुके हैं 25 दिन या 20 दिन, इससे ज़्यादा तो क्रेडिट दे ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवाइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स। अगर कोई गुड्स क्या हो रहा है, लॉट्स में रिसीव हो रहा है। लॉट्स मतलब समझते हो सब लोग, इंस्टॉलमेंट। अगर कोई गुड्स इंस्टॉलमेंट में आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या है कि अगर कोई गुड्स लॉट्स में आ रही है, लॉट्स मतलब इंस्टॉलमेंट में आ रही है, जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने परचेजिंग किया, सपोज करिए 4 ट्रक हमने गुड्स का ऑर्डर दिया है। जो 4 ट्रक हमने गुड्स का ऑर्डर दिया है उसमें से अभी 2 ही ट्रक आया है। इनवाइस सिंगल बनी है, सिंगल इनवाइस है, बट 4 ट्रक से माल आना है, लेकिन अभी क्या हुआ, 2 ही ट्रक रिसीव हुआ है, 2 ही लॉट रिसीव हुआ है, 4 लॉट आने हैं। तो अगर 2 लॉट रिसीव हुआ है तो क्या हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? नहीं, हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वेयर, ठीक है, where the goods against invoice are received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of last lot or installment। जब तक लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाती तब तक हम आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट है कि आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है कि आईटीसी हम क्या नहीं कर सकते हैं, शैल नॉट बी अलाउड इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जैसे इधर देखो, अगर हमने कोई मशीन खरीदी, सपोज करो बिजनेस के लिए हमने मशीन खरीदी, मशीन कितने की है, 1 लाख रुपए की। इस पे जीएसटी कंपोनेंट भी देना पड़ा मुझे, कितने का, 18% के रेट से 18,000 रुपये। तो मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी है, ये टोटल कॉस्ट है मशीन की मेरे लिए। लेकिन आपको पता है जो मशीन हमने टोटल हमने प्राइस जो दिया हमने 1,18,000 रुपये। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें इस जीएसटी जो हमने परचेज करते समय दी है इसकी भी आईटीसी हम क्लेम कर लेंगे, पता है। इसके हमें 18,000 के आईटीसी मिल जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग क्लेम कर लेंगे, इस मशीन के ऊपर जो टैक्स दिया उसकी भी आईटीसी हमें मिलेगी। लेकिन ये आईटीसी कैंसिल हो सकती है, आईटीसी हमें हमारा कैंसिल हो सकता है अगर हमने ये गलती किया। क्या गलती किया, अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑन किस पे, अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस वैल्यू पे, देन नो आईटीसी, तो कोई आईटीसी हमें नहीं मिलेगी। पता है क्यों, क्योंकि हम लोग टैक्स कंपोनेंट के ऊपर यानी कि इस 1,18,000 में जीएसटी भी शामिल करके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काट रहे हैं। तो 18,000 तो ऑलरेडी आपका आईटीसी के थ्रू लेस हो रहा है, तो फिर काहे को दोबारा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के रूप में लेस कर। डेप्रिसिएशन का मतलब इसको भी तो खर्चे में दिखाते हो, प्रॉफिट में से लेस ही होती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस 1,18,000 रुपये, देन आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो आपको डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है, अगर आपको आईटीसी अवेल करना है देन डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करो, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, अगर हमने डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया,
इस वैल्यू पे, मशीन की कॉस्ट पे, देन आईटीसी अवेल, देन आईटीसी हमें मिलेगी। तो समझ गए होगे आप, डेप्रिसिएशन टैक्स कंपोनेंट पे नहीं चार्ज करना है। तो वो ये बात कह रहा था। लास्ट पॉइंट, आईटीसी ऑफ एन इनवॉइस कैन बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर। कोई भी परचेजिंग हमने किया है, आपके पास इनवॉइस है, उसके इनवॉइस की डेट से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए कोई इनवॉइस आपसे भूल गया, आप उसको रिटर्न में मेंशन करना भूल गए आप, है ना, तो उस केस में क्या करना है, विद इन 1 ईयर आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट। It should be claimed before filing the GST return for the month of September following the financial year to which that invoice pertain, या फिर before filing the relevant annual return whichever is earlier। अब यहाँ पे दो शब्द आ गए, चलिए इसको भी समझते हैं। सर ये एनुअल रिटर्न क्या होता है? तो देखो हर महीना रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं, जनवरी का, फरवरी में, फरवरी का, मार्च में। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अप्रैल से, अप्रैल 2019, है ना, ये साल ख़त्म होगा कब, मार्च 2020। ओके, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये साल हमारा ख़त्म हुआ, ठीक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अप्रैल का हम रिटर्न कब फाइल किए होंगे, मंथली रिटर्न हम लोग फाइल करते ही हैं। अब जो देखिए, अब इसका जो एनुअल रिटर्न होता है वो कब फाइल होता है, अगले साल। एनुअल रिटर्न है, हर महीना तो रिटर्न फाइल करना ही करना है। फिर गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि एक और ब्यौरा आपको देना होगा, एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। अब ये एनुअल रिटर्न कब फाइल होता है, एनुअल रिटर्न फाइल होता है अगले साल, यानी ये जो फाइनेंशियल यानी यू कैन से प्रीवियस ईयर जब खत्म हो जाए, फिर अगले साल यानी असेसमेंट ईयर यू कैन से। अब इसमें आपको रिटर्न फाइल, एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है कब, बिफोर 31 दिसंबर। तो दिसंबर से पहले, मार्च के बाद, आफ्टर मार्च बट बिफोर, यू कैन से आफ्टर मार्च बट बिफोर 31 दिसंबर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ठीक। यानी पूरे साल भर का ब्यौरा, ये पूरे मार्च, अप्रैल से मार्च तक का पूरा ब्यौरा अगेन आपको फाइल करना है। गवर्नमेंट को बताना है कि पूरा अप्रैल से मार्च तक हमने टोटल कितना परचेज, कितना सेल किया, इन सब की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक। अब सवाल उठता है, अप्रैल से मार्च में कोई ऐसा इनवॉइस था, ठीक है, जिसका तुमने आईटीसी क्लेम करना भूल गए थे या अब क्लेम करना चाहते हो, जैसा भी है। तो कहता है ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो कोई टेंशन नहीं, आप एनुअल रिटर्न में आप मेंशन कर लो और वहाँ पे आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक। आप एनुअल रिटर्न में वो चीज़ मेंशन कर दो, या कोई लाइबिलिटी आपने पेमेंट नहीं किया वो भी आपको देना है, आप भूल गए थे, बाद में कहीं प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप एनुअल रिटर्न में आप उसको डिटेल में मेंशन कर सकते हो। तो कहता है एनुअल रिटर्न या फिर बिफोर, या फिर सितंबर मंथ का जब रिटर्न फाइल करोगे, सितंबर क्या, ठीक है। तो सितंबर मंथ का रिटर्न या क्या है, एनुअल रिटर्न, जो दोनों में से पहले तुम कर लो। सितंबर मंथ जो रिटर्न फाइल करोगे, सितंबर मंथ के रिटर्न या एनुअल रिटर्न, जो दोनों में से पहले, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो अर्लियर हो। इन दोनों को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो, इन दोनों में से। दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज सेकंड पॉइंट। तो इन दोनों में से जो पहले हो जाए, क्योंकि देखो एनुअल रिटर्न तो हम मार्च के बाद भी तो फाइल कर सकते हैं, हम अप्रैल में रिटर्न फाइल कर सकते हैं एनुअल रिटर्न। अप्रैल में रिटर्न फाइल कर दिया, अगर मैंने एक केस समझो, अगर मैंने अप्रैल में रिटर्न फाइल कर दिया एनुअल रिटर्न, अप्रैल 2020 में,
या अप्रैल चलो नहीं, जून कर लेते हैं। चलो जून में मैंने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया, जून 2020। मैं अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो जून का एनुअल रिटर्न या सितंबर का रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर, कौन पहले हो गया, जून वाला। यानी मुझे एनुअल रिटर्न करते समय उसका आईटीसी क्लेम कर लेना। लेकिन अगर मैं जून ना करके मैं कब करता हूँ, नवंबर, ठीक है ना। अगर मैं नवंबर में रिटर्न फाइल करता हूँ, नवंबर मतलब 11, तो नवंबर और सितंबर, यानी सितंबर में आपको क्लेम कर लेना था उस आईटीसी जो आप भूल गए हो, उसका आईटीसी आपको सितंबर मंथ के रिटर्न में कर लेना था, विच एवर इज अर्लियर। तो समझ में आ रहा है सुरभि? अनूप? आ रहा है सर, आ रहा है। पॉइंट समझ में आया ना। एनुअल रिटर्न फाइल या फिर सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करना, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले करो। अगर तुम एनुअल रिटर्न नवंबर या दिसंबर में फाइल करो तो पक्का है सितंबर में ही तुमको आईटीसी क्लेम कर लेना था उसका, और अगर नहीं किया तो भूल गए तो फिर गए काम से, फिर वो आईटीसी भूल ही जाओ, नहीं मिलना फिर आईटीसी, वो तुम्हारा लॉस हुआ। लेकिन अगर ये रिटर्न कब तुमने फाइल किया है, जून में, अगर तुम जून में एनुअल रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, है ना, तब तो भाई, तब क्या करना है, तो तुम्हें जून में ही उस आईटीसी को क्लेम कर लेना है जो तुम भूल गए थे। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, आज का टॉपिक। तो आज हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, आज हम लोगों ने बस इतना पढ़ा है, क्या, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। और कल का टॉपिक ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल हम लोग ये सेक्शन पढ़ेंगे 17 की सबसेक्शन 5। तो जो जीएसटी का जो 17 की सबसेक्शन 5 है, उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते हो, तो आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किन किन चीज़ों की हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। और गलती से भी आप क्लेम अगर कर दिए इनकी आईटीसी, देन यू हैव टू आपको इसको बेयर करना पड़ेगा, आपको फिर जवाब देना पड़ेगा कि आपके ने आईटीसी क्यों लिया। एनुअल रिटर्न में जाके आप कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। तो इससे अच्छा है कि हम फालतू की चीज़ों की, यानी कि जो हमें आईटीसी हमें गवर्नमेंट नहीं दे रही है, हम फालतू में या गलती से भी उसकी आईटीसी क्लेम ना करें। तो ये हम लोग जो मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा इसमें, और कई सारे केसेस भी मैं आपको बताऊंगा, तो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास ओवर कर रहा हूँ।